हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो। एग्जामिनर्स घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आज हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हमारे संविधान में? यूएसए से। तो जो अमेरिका है वहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका संविधान के भाग 3 में, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में, यानी कि जो पार्ट नंबर 3 है उसमें इसका वर्णन किया गया है सारे। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से, यानी कि 12 to 35। इतने तो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं। अब संविधान का जो भाग 3 है यानी कि पार्ट 3 है उसको क्या कहते हैं? तो संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा बोलते हैं भारत का। यानी कि पार्ट 3 भारत का अधिकार पत्र, और अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको? पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा। ये हो गया मैग्ना कार्टा। अब जो ये पार्ट 3 है इसी को हम मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का जन्मदाता, या फिर भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा, या मूल अधिकारों का जन्मदाता। अब इसमें संशोधन के लिए अगर देखें तो इसमें संशोधन हो सकता है, और अगर आपातकाल लगाया जाता है, क्या हो सकता है? अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट हो सकता है इसमें। और अगर आपातकाल लगता है और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी नेशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, और आर्टिकल कौन से में है नेशनल इमरजेंसी? 352 में। तो जो आर्टिकल 352 है उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसमें केवल और केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, केवल इन दो अधिकारों को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। प्रारंभ में हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7। जब संविधान बना था लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, और अब कितनी है? 6। और ये कब किया गया? 44 में संविधान संशोधन के दौरान। तो जो संविधान संशोधन 44 में हुआ उसके दौरान ये चीज कर दी गई। क्या कर दी गई? कि संविधान जो 7 थी, 7 माइनस 1 करके 6 बना दिए गए। अब 6 मूल अधिकार कर दिए गए हैं। और मूल अधिकार कौन सा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार जो था कानूनी तौर पर अनुच्छेद 31 के अंदर, कौन सा? आर्टिकल नंबर 31 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था, और इसके अलावा 19 ए भी था, या 19 का जिसे बोलते हैं। तो ये जो अधिकार थे संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया और इसे कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 ए में। और इसे कानूनी रूप बना दिया गया मौलिक अधिकार हटाकर। तो आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया इसे, और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। यानी कि इस पे सरकार का कंट्रोल आ गया, पहले मूल अधिकार में डाल रखा था इसे। तो अब कितने रह गए आर्टिकल? केवल और केवल 6 रह गए, पहले 7 थे। अब चलते हैं मौलिक अधिकारों पे। इसके अलावा 1931 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार कराची अधिवेशन में इसकी मांग की थी कि मूल अधिकार संविधान में होने चाहिए। तो अब चलते हैं अधिकारों पे। तो सबसे पहले समता का अधिकार आता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दो आर्टिकल्स में है, 23 और 24 में। नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जितने अधिकार हैं वो आएंगे 29 और 30 में। उसके बाद लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32।
अब जो 31 है संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है, तो इसलिए 31 वाले को हम जोड़ते नहीं हैं। इसे हटाकर कहाँ डाल दिया गया है? आर्टिकल नंबर 300A में, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसलिए ये हट गए। अब समता का अधिकार में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। तो समता के अधिकार में पहला आता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो किसी भी रूप रंग किसी का भी हो। और जो कानून बनाए गए हैं वो तो हैं, उसके अलावा कानूनों के समान जो संरक्षण है, कानून जो है वो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार से संरक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 14। ये हमारा आर्टिकल 14 है। इसके अंदर ये दो चीजें आती हैं कि कानून के समान संरक्षण मिल रहा है और समान जो व्यक्ति है वो संरक्षित है या समान है कानून की नजर में। इसके अलावा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का निषेध है, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल 15 है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15 के नाम से, आयुष्मान खुराना की। तो ये जो है हमारा, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता। तो इसे हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो प्रवेश है कहीं भी, उन सब में सबकी समानता है। उसके अलावा अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत का अंत बोलते हैं, ये है आर्टिकल नंबर 17 में। और जो आर्टिकल नंबर 16 है उसमें ये कहा है कि लोक नियोजन, जैसे कोई भी अनुसूचित जाति का हो या किसी भी राज्य के अधीन अगर कोई भी पद है, तो पदों पे सबकी समान नियुक्ति होगी। और ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 16 में। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत, जिसे बोलते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत हो गया, और ये आर्टिकल नंबर 17 में आता है। इसके बाद उपाधियों का जो अंत है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 में आता है। इसके बाद हम दूसरे पे चलेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसके बाद भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। फिर शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। अगर धारा 144 लगा दी जाए, यानी कि जो कानून लगाते हैं धारा 144 उसके अकॉर्डिंग, फिर संगठित नहीं हो सकते। उसके बाद भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार प्रदान है। भारत के किसी भी हिस्से में व्यक्ति रह सकता है, बस सकता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं होगी। भारत में कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या किसी भी चीज का व्यवसाय हो। अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में है उसके अधिकार कुछ दिए गए हैं। उसके बाद जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता भी है, क्योंकि जब आपात की स्थिति लगती है तो सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, केवल और केवल जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता ही बच जाता है बस। और ये कौन सा है? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये है। और अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में जो आर्टिकल है संरक्षण प्रदान किया गया है वो है आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 19 के ये सारे आते हैं, ये सारे आर्टिकल 19 में थे। पेशा चुन सकता है, स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, ये सब कौन से हैं? आर्टिकल 19 में। तो इसके पार्ट्स हैं 19A से लेके G तक, और इसमें से F का था एक पार्ट, वो हटा दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में आती है, जिसे बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण वाली स्वतंत्रता है। फिर आता है शिक्षा का अधिकार, ये भी इसी के अंडर आता है। और अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का भी अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में। अब इसके बाद चलते हैं, जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की बात करते हैं या निरोध है, ये आर्टिकल 22 में आ जाता है। अब आर्टिकल जो 23 है वो कहाँ जाता है? आर्टिकल 23 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसका मतलब है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पे रोक लगाई गई, और ये किसमें डाला गया? आर्टिकल 23 में। इसके बाद आर्टिकल
जोखिम वाले जो काम बच्चे मजदूरी करते हैं इस पर रोक लगाई गई आर्टिकल 24 के जरिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आस्था और प्रार्थना की आज़ादी दी गई, ये धार्मिक स्वतंत्रता में आते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब जो आस्था और प्रार्थना की बात है, कोई भी आचरण प्राचरण कर सकते हैं, तो ये सब आते हैं हमारे आर्टिकल 25 में। कौन से में? आर्टिकल 25 कि आप कोई भी कुछ भी करने का आपको अधिकार है, यानी कि धर्म कोई सा भी अपना सकते हैं और कोई भी मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन है, कोई भी प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको, संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात है या संपत्ति अर्जन या स्वामित्व या संस्था की स्थापना वगैरह, ये आता है हमारा, ये था आर्टिकल 25, ये आता है हमारा आर्टिकल 26 में। इसके बाद एक है आर्टिकल 27, इसमें ये कहते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय जो है वो विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च की गई हो। तो वो टैक्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा है? आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग। तो ये आर्टिकल 27 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये सारे आर्टिकल्स थे। इसके बाद आता है और आर्टिकल 28 ये है कि जो राज्य विधि से सुविधा प्राप्त कर रहा है कोई भी संस्थान, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन ये अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश में भी इसको बाध्य नहीं कर सकता बच्चे को। तो ये आर्टिकल 28 है। इसके बाद हमारा आता है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। इसके अंदर दो आर्टिकल हैं, 29 और 30। तो 29 है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर वो किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से उसे रोका नहीं जा सकता। तो ये चीजें हैं आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार जो है अगर अनुदान प्रदान करती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था ही क्यों ना हो। इसके बाद उसके बाद वर्तमान में जो 6 समुदाय हैं इस वक्त, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन, इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिला हुआ है इस टाइम। तो सन 2005 में जो केंद्र सरकार थी उस टाइम पर, उसने प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए। अब आता है लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसमें है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें लागू करने के लिए आप जा सकते हैं तो न्यायालय में, वो है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान की आत्मा बताया था। किसे? संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा बताया था किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए आप न्यायालय में आवेदन या अधिकार दे सकते हैं। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरह की रिट प्रदान की हैं। और रिट यानी कि समादेश। तो पहली क्या है रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है परमादेश।
और फिर तीसरी आती है प्रतिषेध लेख, उसके बाद चौथी है उत्प्रेषण, और लास्ट पांचवी है अधिकार प्रक्षालेख। तो ये 5 तरीके की रिट हैं जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आती है, यानी कि आर्टिकल 32 में। और ये 5 रिट डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो पहला तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर या फिर निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करना होता है। कहाँ पर? न्यायालय के समक्ष। यानी कि उसे अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता। और अगर वो व्यक्ति जो है प्रार्थना जारी करता है कि और वो उसे ये लगता है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह रिट दे सकता है और न्यायालय तुरंत अधिकारी को यह आदेश देगा कि वो बंदी को बनाए गए व्यक्ति को तुरंत समय पे पहुंचाए। कहाँ पर? न्यायालय में। उसके बाद नेक्स्ट आता है परमादेश। तो परमादेश का मतलब है कि जो लेख है ये व्यक्ति तभी मतलब जारी करेगा जब कोई पदाधिकारी अपने जो उसके कर्तव्य हैं उनका निर्वाह नहीं करता है। तो न्यायालय जो है वो आज्ञा पत्र दे सकता है और पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद आता है प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख में ये बोला गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है वो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करेगा आदेश, और ये बोलेगा कि अपने यहाँ कार्यवाही ना करें। जो जो उसके पास कार्यवाही करने के लिए अधिकार क्षेत्र के बाहर है अगर कोई मामला, तो उसमें जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, वो जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें अपने मामले बोल सकती है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, हम करेंगे इस पर कार्यवाही। इसके बाद चौथा आता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में आपका ये आता है कि जो जितने उसके पास या जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उनको निर्देश देगी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये निर्देश देगी कि जो उनके पास लंबित मुकदमे हैं उन्हें उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे ताकि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो सके। इसके बाद लास्ट आता है अधिकार प्रक्षालेख। तो इसमें ये बोला गया कि जब कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है अगर, और उसके रूप में कार्य करने पर उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं मिला है और लेकिन वो काम कर रहा है, तो जो न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देगा तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये चीजें मौलिक अधिकार में आई थी।